हेलो बच्चों, दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं अनीस राज आप लोग के सामने फिजिक्स का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। कहाँ चलते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर 1 सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है कौन सी रेखा में? तो सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में गमन करती है दोस्तों? तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में और ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है बच्चों? तो किस में होता है? तो कांच में। किस में होता है? कांच में होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि जो मोटर गाड़ी है, जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके सामने जो ऐनक लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या होगा दोस्तों? तो उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है या उत्तल लेंस का होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट, जो आगे वाला जो लाइट होता है, उस लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी लक्स, ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम। तो आप लोग को पढ़ाए थे बच्चों कि लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण है उसके पथ को जो बताता है यानी दर्शाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश के रास्ता को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? तो किरण आरेख के माध्यम से रास्ता को दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से? तो किरण आरेख के माध्यम से रास्ता को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग को पढ़ाए थे बच्चों कि फोकसांतर निकालने के लिए फार्मूला होता है F बराबर 1/d। क्या होता है? F बराबर 1/d। इसमें d का लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। तो यहाँ पे 1/d के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 डायोप्टर लिखेंगे। ये क्या चीज में होता है दोस्तों? तो मीटर में। इसको हम क्या चीज में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे।
तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो 1 मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। 1 बटा कितना होगा, 100 मीटर। तो 2 मीटर बराबर क्या होगा, तो 2 मीटर बराबर क्या होगा, तो 2/100 कितना होगा, 2/100 तो कट जाएगा दोस्तों। तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर होगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ बराबर हो जाएगा 1/1/50। कितना होगा, 50। ए नीचे जो बटा है उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितनी होगी, तो 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर क्या चीज़ है, तो 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 5 डायोप्टर होगी। 5 -5 डायोप्टर होगी, -2 डायोप्टर होगी, +2 डायोप्टर होगी। तो उत्तल लेंस की फोकसांतर कितनी होगी दोस्तों, तो आप भी बताएं कि फोकसांतर निकालने के लिए, तो फोकसांतर यहाँ दिया हुआ है। तो डायोप्टर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, डी बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। इस फार्मूला क्या चीज़ में होता है दोस्तों, तो मीटर में। क्या चीज़ में होता है, मीटर में। अब दिया हुआ इसको क्या चीज़ में, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को क्या चीज़ में बदलेंगे, मीटर बदलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो कितने से गुना करना पड़ता है दोस्तों, तो 100 से। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। 1/100 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 50/100 होगा। क्या होगा, 50/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया दोस्तों, 1/2। कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब बताइए कि इसका मान कितना हो गया, 1/2। एफ का मान कितना निकल गया, 1/2। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। टू नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। अब बताइए कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है, जो फोकस होता है क्या चीज़ में होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो क्या चीज़ में होता है, प्लस में होता है। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कैसा होगा, तो +2 डायोप्टर होगा। क्या होगा दोस्तों, तो +2 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश के एक मिनट, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त। और ऑप्शन नंबर डी प्रकिरण। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो किरण पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो किरण पुंज बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों, तो क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी द्वि अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को दोस्तों, क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जो क्या होता है, सभी किरणों को क्या करेगा, एक जगह अवस्थित करेगा। सभी किरणों को क्या करेगा, एक जगह अवस्थित करेगा। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं।
यानी मान लिया जाए कि आप लोग 10 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 10 दोस्त हैं। और 10 दोस्त एक चाय के टोकरी पर, यानी चाय का जो चाय मिलता है, चाय का दुकान है, वहाँ पे आके क्या करते हैं? मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो सभी दोस्त आके एक जगह मिले, क्या करें? एक जगह मिले, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। तो उत्तल लेंस का यही काम है कि सभी प्रकाश की सभी प्रकाश की किरण को क्या करता है? तो एक जगह ला के रख देता है, यानी एक जगह अवस्थित करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कह सकते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते? इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों या बच्चों? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं अवतल लेंस को? तो अवतल लेंस का नेचर क्या होता है कि सभी प्रकाश किरण को एक जगह से दूसरे जगह क्या करने में, भेजने में। अब मान लिया जाए गाड़ी का जो हेडलाइट देखते हैं, तो हेडलाइट का काम क्या है? तो गाड़ी का जो हेडलाइट है, जो गाड़ी जब उस पर क्या करते हैं, जब लाइट को जलाया जाता है तो रोड पे क्या करता है? प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। इसीलिए तो अवतल लेंस यानी गाड़ी को हेडलाइट को क्या करते हैं? तो गाड़ी को हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस का कहने का मतलब है कि सभी प्रकाश की किरण को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। क्या करता है? एक जगह से दूसरे, यानी कि कहने का मतलब एक बिंदु, यानी मान लो घर में एक बॉल लगा हुआ है, उस बॉल का काम क्या है? तो पूरे रूम को क्या करना? वो इजोड़ा करने का काम करता है। क्या करता है? पूरे रूम में प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। तो इसीलिए अवतल लेंस का भी यही नेचर होता है कि वो सभी जो प्रकाश की किरण है वो सभी को क्या करता है? तो फैला देता है। इसीलिए अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं किया जाता, यानी कौन सा पदार्थ को लेंस नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो निम्न से कौन सा पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे? लेंस नहीं बना सकते हैं। तो मिट्टी से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? तो लेंस नहीं बना सकते हैं। मिट्टी से क्या नहीं बना सकते हैं? तो लेंस नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि कौन सा दर्पण में वस्तु का से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किससे बनता है? किससे बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा क्या बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। क्यों? समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोग को पढ़ाए थे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आएंगे तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण है हवा से क्या करती है? कांच में प्रवेश करती है। मान लो कि क्या है? कांच का एक स्लैब है, यानी कांच का एक
पदार्थ कांच का है, जो क्या करता है, जब इससे प्रकाश की किरण हवा से किस में गुजरती है, तो कांच में गुजरती है। किस में गुजरती है, तो कांच में गुजरती है। तो ये क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है अभिलंब से दूर भागता है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है अभिलंब के निकट होता है। ऑप्शन नंबर सी अभिलंब के समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में गुजरती है तो क्या करती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, हवा यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा अभिदृश्य लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। तो बोलता है कि साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो जो हमारे आगे जो ऐनक लगा होता है, क्या लगा होता है, ऐनक लगता है, उसे बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं, साइड मिरर। यानी उसका काम क्या है, तो पीछे के वाहन को हमारे जानकारी देने, पीछे के वाहन को क्या करता है, हमें बताता है कि वो पीछे से गाड़ी आ रही है, उसके बताता है। तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही है, तो समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कि आने बच्चे को भी, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, उनको भी क्या मिल जाए, तो ऑब्जेक्टिव मिल जाए, जो जिसे एग्ज़ाम में वो क्या कर सकते हैं, तो बना सके आसानी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आप लोग को पढ़ाए थे, एक फार्मूला पढ़ाए थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो दुगनी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या आर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो 2f होगा। क्या होगा, 2f होगा। तो इसमें फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 गुना क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर है, तो है दोस्तों, तो इसको मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी। कितना सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपतन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो न ही इसे आपतन कोण कहते हैं, न ही इसे परावर्तन कोण कहते हैं, न इसे निर्गत कोण कहते हैं। तो इसका सही आंसर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट नहीं, क्या बोलते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी बोलता है अवतल, ऑप्शन नंबर सी बोलता है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का जो नियम है उससे क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी बोलता है परावर्तन कोण बराबर क्या होता है? अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी होता है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, क्या होती है? किसी सतह पे पड़ती है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसका नियम बताए थे क्या? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही सतह पर होता है। वो प्रकाश का परावर्तन क्या था? पहला नियम था। दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रकाश के नियम निर्धारित किस पे होती है? तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, क्या होता है? तो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। चलिए दोस्तों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कोई भी लेंस है उसमें फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है 2, ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1, ऑप्शन नंबर सी बोलता है तीनों, ऑप्शन नंबर डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे दोस्तों। तो 29 बोलता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? आप लोग जाते हैं सैलून में, तो सैलून के सामने जो दर्पण लगा होता है, जो ऐनक लगा होता है, और कौन सा ऐनक होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो अवतल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोलता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, प्रकाश का परावर्तन के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर। ऑप्शन बी साइन आर बराबर साइन आई, ऑप्शन सी साइन एक्स बराबर साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। तो बताओ दोस्तों इसमें किनारा मोटा है कि बीच में? तो किसमें मोटा है? किनारा में मोटा है। किसमें मोटा है?
बीच में मोटा है। किस में मोटा है? बीच में। वही देख रहे थे दोस्तों कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। किस में मोटा है? तो बीच में। और किनारे के भाग क्या है? तो पतला है। क्या है? पतला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इसका सही उत्तर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो बोलता है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो है m बराबर होता है, क्या होता है? u बटा भी, u इंटू भी, u प्लस भी बटा u। यहाँ पर u क्या है दोस्तों? यहाँ पर u क्या है दोस्तों? तो u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है? वस्तु होता है। क्या होता है? वस्तु होता है। और v का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो बताए आवर्धन क्षमता बड़ा फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा, v बटा यू। क्या होगा? v बटा ई। अगला क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ऑप्शन नंबर सी f बराबर 2/r, ऑप्शन नंबर डी r बराबर f/2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों r बराबर 2f। क्या होगा? r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहते। अगला वीडियो में मिलेंगे अगला क्वेश्चन लेके ऑब्जेक्टिव का। अगर ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और क्या करें? सब्सक्राइब करें।